वेलकम टू क्लबी कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं कि कौन से नए क्वेश्चंस मिलते हैं आपके बीएसटी के पेपर में। 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 के एंड 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ गेट स्टार्टेड। Hello, welcome to Clever Commerce. Subscribe our channel and turn on the bell icon to get the latest updates. चलिए सबसे पहले हम 1 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जनरली इसमें हमें एफिशिएंसी की डेफिनेशन देनी है, जो होती है एफिशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन मिनिमम and cost effective manner. It also refers to completing the task but utilizing the resources given by the management or organization for doing to achieve our goal. गाइस आप इसमें से आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन होता है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेशन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आंसर टू आंसर, मतलब कि जो उन्होंने पूछा है उतना ही आंसर हमें करना है। थर्ड आता है हमारा व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। कि इफ़ेक्टिवनेस हमने पढ़ा था, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या था कि एफिशिएंसी था कि मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट इफ़ेक्टिवनेस में क्या होता है कि सिंपल डूइंग द टास्क। लेट्स इफ़ेक्टिवनेस की डेफिनेशन होती है, इफ़ेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज़। कि जितनी भी कॉस्ट लग रही हो, जितने भी रिसोर्सेज हमारे लग रहे हो, उसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिंपल हमें अपना अचीवमेंट चाहिए विद एंड रिजल्ट से। हमारा फोर्थ आता है, इज़ मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट, गिव रीज़न एंड सपोर्ट योर आंसर। अब ये तो खुद करना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बस यही पूछ रखा है क्या मैनेजमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ अपने राइट टास्क से मतलब होना चाहिए, कि मतलब कोई भी कोस्ट की उन्होंने कुछ भी नहीं देखना, सिंपल उन्होंने डूइंग राइट टास्क। तो पहले बात तो इसका आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए आप इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, वो होती है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो आप इसमें एक सिमिलैरिटी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ की गिव द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। कि ऑर्गेनाइजिंग हमने जो फंक्शंस पढ़े थे उसमें से हमें क्या करना है, उसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बतानी है। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन होती है इसमें, it refers to organizing the activities and establishing an organizational to execute the plan। और इसमें तुम ये भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करता है अंडर डिफरेंट फंक्शंस। सिक्स्थ आता है हमारा व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ये फर्स्ट एंड सिक्स्थ सेम है, तो इसलिए छोड़ देना इसको। हाउ डज़ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने करा था ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका तुम्हें रिलेट करके इसमें लिखना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन सा वो होता है बताओ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि पर्सन से रिलेटेड, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, as employees are most important resources of every company and satisfied and motivated employees contribute maximum for the organization। तो आप इसमें कोई भी 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हैं रिगार्डिंग द पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें बताए थे। एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन द मैनेजमेंट। प्रोसेस
इससे रिलेटेड जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे मैनेजमेंट के, उसमें से हमें देखना है कि प्रोसेस क्या बताता है, प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना टर्म। तो आप ये लिखना, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स full stop. Management is a process because it performs series of functions to getting the things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. कि ये अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट अपना गोल अचीव इजीली कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आपको इसमें सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स रेफर करने हैं, आप ये खुद करना। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो एक ही है एंड वो भी सैम्पल पेपर में आया हुआ है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। एक है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग एंड फोर्थ इज़ कंट्रोलिंग। ये वाले जो 4 फंक्शन हैं वो अक्कर होते हैं कि जब हम मतलब रॉ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मिक्स करके या मतलब उनकी मदद, उनकी हेल्प लेके हम एक वैल्यूएबल गुड को बनाते हैं एंड कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें आप ये 4 फंक्शंस थोड़े थोड़े आप एक्सप्लेन कर देना तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, वो मैंने आपको बताई थी तो मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ। वो है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस of getting things done with achievement of goals effectively and efficiently. उसके बाद स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे हमारे? 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो आप इन तीनों को डिस्कस कर देना। उसके बाद आता है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फॉर इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले इम्पोर्टेंस हमारी होती है कि हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड आती है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, की कॉस्ट को रिड्यूस करता है तो प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तीसरा है कि क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आप लिख सकते हो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फिफ्थ एंड डेवलपमेंट। गाइस ध्यान रखना, इम्पोर्टेंस में हमेशा आप मैनेजमेंट इज़ मत लिखना, आपके वहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको हेल्प्स लिखना है क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंस है, फंक्शन ये कर सकता है और इम्पोर्टेंस इसकी ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आप 4 किसी भी 7 में से 4 फीचर्स को आप एक्सप्लेन कर देना। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल। इन सब में से आप कोई भी 4 एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद आता है हमारे पास चंद्रिका भट्टाचार्य इज़ वर्किंग इन ओलेक्स लिमिटेड, a company manufacturing room heaters. She is responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. Her job demands long hours and commitment to the organization. Identify the level at which the Chandrika Bhattacharya is working. बताओ कौन सा आएगा इसमें? She is responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. आप क्वेश्चन की सेकेंड लाइन ही पढ़िए, all the activities रिस्पॉन्सिबल और सोशल का सोसाइटी का इम्पैक्ट कौन डालता है? वो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सोसाइटी की नीड्स को भी पूरा करने के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप इसी के ही 3 फंक्शंस डिस्क्राइब कर देना। सबसे पहला आप लिख सकते हैं इसमें कि ये डिटरमाइनिंग द प्लान, डिटरमाइन करता है प्लान को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद पॉलिसीज़ बनाता है, प्लान्स बनाता है। अब देखो उसमें सोसाइटी के बारे में लिख रखा है तो आप एक पॉइंट सोसाइटी का भी डालना, दैट इज़ टेकिंग द केयर ऑफ सोसाइटी और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय मिडल लेवल। अब ऑल एक्टिविटीज़ में आप असेंबलिंग रिसोर्सेज का डाल सकते हो, तो इसलिए आप कोई भी 3 फंक्शंस उसके डिस्क्राइब कर देना। फिफ्थ आता है हमारा कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट, जो आपको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स दैट एस्टेब्लिश इट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट,
आर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि स्किल्स क्रिएटिविटी मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन स्किल्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। इसके आप 3 फंक्शंस ये लिख सकते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की मतलब कि पर्सनल स्किल्स इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल की अलग अलग स्किल्स होती है, तो उन्हीं के ही स्किल्स के बेसिस पे हमें उन्हें सारा जॉब देनी चाहिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कि बिना प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के वो नहीं कर सकता। उसकी यहाँ तक आपके होते हैं 4 मार्क्स से क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में। सबसे पहला है हमारा कि द मेघा लिमिटेड वॉज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स in the first year of its operations. The revenue earned by the company was just sufficient to meet its costs. To increase the revenue, the company analyzed the reasons of less revenue. After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to the backward area where labor was available at a very low rate. To start the manufacturing solar water heaters to reduce the production of electric water heaters slowly. This will not This will not only help in covering the rest, but also helps in meeting the other objectives too. Identify and explain the objective of management discussed above. अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडीज़ के बहुत सारे आते हैं। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज है तो आप कोई भी केस स्टडी बिना हेजिटेट करे, बिना नर्वस होए, बिना किसी टेंशन के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ही बिज़नेस बच्चों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है एंड उसके लिए पहले उसको हाईलाइट करो कि कौन सा वो केस स्टडी क्या हाईलाइट कर रही है, वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको हर केस स्टडी के आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले आता है हमारे पास कि 2 हमने केस स्टडी करी। सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट में, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर द लेबर वॉज अ वेरी हाई। अब इसमें सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला तो ये कर रहा है। दूसरा क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव कि ये रिस्क भी नहीं देना चाहता सोसाइटी को, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कर रहा है क्योंकि सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिट के थ्रू उसको देख रहा है। देखो उसमें से सफिशिएंट प्रॉफिट उसके पास है कि उसको इंक्रीज़ करने के लिए, प्रॉफिट और पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसने ये 2 चीज़ें डिसाइड करी। यहीं पे मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं या सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे। लास्ट एंड डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेशन की कोई भी 4 फीचर्स को, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को आप उसको डिस्क्राइब कर देना। मैंने आपको फीचर्स बताए थे, वो होते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड डिलिबरेट प्रोसेस। आप इनमें से आप इन्हीं किसी भी 5 उसमें से आप कोई भी 4 एक्सप्लेन कर देना। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। थैंक यू, प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोस। अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आपकी पर्सनल विश से ही मैं आपको PDF बना के भेज दूँगा। थैंक यू सो मच।